हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर क्लास 10th का साइंस का आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर आपको बताएंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर 4 से हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 और कुछ मेन चैप्टर्स हम कर लेते हैं उसके क्वेश्चन आंसर। चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। चैप्टर 10। चैप्टर 12 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चैप्टर 13 ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। चैप्टर 14 इलेक्ट्रिसिटी और चैप्टर 15 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहले हम चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम क्वेश्चन आंसर आपको मैंने ये चैप्टर करा रखा था, आप लास्ट वीडियो देख सकते हो। इसमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आपने पढ़ा है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या होता है, व्हाट इज एलोट्रॉपी, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या है, तो इसकी डेफिनेशन में आप लिख सकते हो द फिनोमिनन, फिनोमिनन मतलब प्रोसेस, प्रक्रिया, द फिनोमिनन इन विच द एलिमेंट्स exist in two or more different physical states with similar chemical properties are called allotropy। तो एलोट्रॉपी क्या है, the phenomenon, the process in which the elements exist in two or more different physical states, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एलिमेंट्स दो या दो से अधिक मतलब डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ में एग्जिस्ट होता है। मतलब एलोट्रॉपी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ एग्जिस्ट होता है, उसको हम एलोट्रॉपी कहते हैं। एलोट्रॉपी में कार्बन है 3 मेन एलोट्रॉप्स, कार्बन के 3 मेन एलोट्रॉप्स होते हैं। कौन कौन सा, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिन्स्टर्स फ्लोरीन। तो डायमंड क्या है, कार्बन इन दिस ए कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन फॉर्मिंग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स। कार्बन की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होती है। तो यहाँ पर आपको 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल आपने पढ़ा है। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंसेस एंड एन इंसुलेटर। ये क्या है, डायमंड एक हार्डेस्ट सब्सटेंसेस होता है और एक इंसुलेटर की तरह इंसुलेटर है। इट इज यूज फॉर ड्रिलिंग रॉक्स एंड कटिंग। इसका जो यूज होता है रॉक्स को ड्रिल करने के लिए और कट करने के लिए यूज किया जाता है। ये ज्वेलरी बनाने के भी काम आता है। तो इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो डायमंड क्या है, ये इसमें 4 कार्बन एटम्स होते हैं, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होता है डायमंड, ये हार्डेस्ट सब्सटेंसेस होता है, एक इंसुलेटर है, डायमंड एक इंसुलेटर है। ये मतलब जो इसका यूज क्या होता है, ये ड्रिल करने के लिए रॉक्स को कट और ड्रिल करने के लिए यूज किया जाता है। ये ज्वेलरी बनाने के भी काम में लाया जाता है। तो इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ग्रेफाइट क्या है, इसमें कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ा होता है, 3 अदर कार्बन एटम से। तो ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर्स होता है। एंड ये लुब्रिकेंट के लिए यूज किया जाता है। ग्रेफाइट का यूज लुब्रिकेंट के लिए यूज किया जाता है, इट इज यूज फॉर लुब्रिकेंट। एक होता है बकमिन्स्टर्स फ्लोरीन, ये एक एलोट्रॉप्स है, ये भी कार्बन मतलब का एलोट्रॉप्स हैं। तो इट इज एन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम्स। इसमें 60 कार्बन एटम ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे से और स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स। और ये रूम टेम्परेचर पर डार्क सॉलिड होता है, रूम टेम्परेचर पर डार्क सॉलिड होता है ये। तो इट इज डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर ये डार्क सॉलिड होता है। फिर इसके बाद में ये तो आपका एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का था। फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आपको बताया था, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बताया था। ये कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ये आपको बताया था। सिंगल में आपका फ्लोरीन F2, Cl2, क्लोरीन H2, ये सब आपके सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हैं। डबल कोवैलेंट बॉन्ड में O2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये डबल हो गए डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल में आपका ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में आपको बताया था N2 नाइट्रोजन गैस हो गई, इसको आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो। तो आपका क्लोरीन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, जैसे Cl, Cl2 बनाया तो क्लोरीन
क्लोरीन के आउटर सेल में क्लोरीन 17 होता है, क्लोरीन 17 इसका एटॉमिक नंबर्स होता है 17। तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 7 हो गया। अब यहाँ आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 7 हो गया। अब 2 क्लोरीन्स हैं, तो यहाँ क्लोरीन क्लोरीन इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7। इसके भी आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 8 हो गया इसका, इसने 1 दिया है तो 1 लेगा, इसका भी 8 हो गया। तो क्लोरीन क्लोरीन में सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, क्लोरीन क्लोरीन में सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, तो ये आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। डबल कोवैलेंट बॉन्ड में ऑक्सीजन हो गया O2, 2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन का। तो O2 का पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में ऑक्सीजन 8 होता है, ऑक्सीजन 8 होता है, तो पहले सेल में 2, दूसरे में 6 होगा ऑक्सीजन के। तो यहाँ ऑक्सीजन O लिखो और 6 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6, और दूसरा ऑक्सीजन भी 6 होगा, 1 2 3 4 5 6। अब इस 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तभी तो 8 बनेगा। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो 2 इसको ये दे देगा, 8 हो जाएगा, और ये 2 दिया है तो 2 इससे लेगा भी, तो इसके भी 8 हो जाएंगे। तो यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो ये डबल बॉन्ड हो गया। N2 में ट्रिपल इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ये आपका नाइट्रोजन 7 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 होगा, तो ये 3 लेगा तभी 8 बनेगा। ये ऑक्सीजन O2 2 लेगा, तो जहाँ शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स और शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो N2 में ट्रिपल इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बनेगा। तो व्हेन 3 पेयर्स ऑफ, तो ये आपको बताया था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में, जो हमारा वीडियो था उसमें हमने बता रखा था। अब यहाँ काइटिनेशन, एक चीज़ और पूछा जाता है, व्हाट इज काइटिनेशन, काइटिनेशन क्या है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन के वर्साटाइल नेचर्स क्या है। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ सच ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज ड्यू टू फॉलोइंग नेचर ऑफ कार्बन। नंबर 1 काइटिनेशन और तीसरा टेट्रावैलेंट नेचर। तो कार्बन के 2 मतलब नेचर होते हैं, एक तो काइटिनेशन होता है और दूसरा टेट्रावैलेंट नेचर, इलेक्ट्रॉन की 4 वैलेंसी होती है, तो टेट्रावैलेंट नेचर एक होता है और दूसरा काइटिनेशन होता है। काइटिनेशन क्या है, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट मेनली कार्बन एटम्स थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट ब्रांच्ड एंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइजेज इज कॉल्ड काइटिनेशन। तो काइटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें कार्बन एटम्स एक लंबी चेन बना सकता है, एक लंबी ब्रांच चेन बना सकता है, स्ट्रेट चेन बना सकता है, रिंग्स बना सकता है। तो किसी भी टाइप से मतलब डिफरेंट साइजेस की रिंग्स बन सकती है, डिफरेंट साइजेस की ब्रांच मतलब शेल बन सकती है, साइज लॉन्ग चेन बन सकती है, और एक स्ट्रेट लॉन्ग चेन कार्बन की होती है। तो इसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं काइटिनेशन। तो काइटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें कार्बन एटम्स एक स्ट्रेट लॉन्ग चेन बना सकता है, एक ब्रांच चेन बना सकता है, और एक मतलब रिंग्स, इसके डिफरेंट साइजेस की रिंग्स बन सकती हैं। इसी प्रॉपर्टीज को काइटिनेशन कहते हैं। अब यहाँ इसके काइटिनेशन के मतलब रीजन क्या है, काइटिनेशन प्रोसेस के इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो एक तो स्मॉल साइज होती है कार्बन एटम्स की, तो स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम्स। दूसरा ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन बॉन्ड में ग्रेट स्ट्रेंथ होती है। कार्बन कैन ऑल्सो फॉर्म स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल और ट्रिपल, विद इटसेल्फ एंड विद द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। कार्बन क्या है, मतलब खुद एक मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, और दूसरे एटम्स के साथ भी ये एक स्ट्रॉन्ग मतलब बॉन्ड बना सकता है, एक ग्रेट स्ट्रेंथ का बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन बॉन्ड्स, एंड कार्बन कैन ऑल्सो फॉर्म स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड्स या डबल और ट्रिपल बॉन्ड विद इटसेल्फ विद द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। तो ये कार्बन की प्रॉपर्टीज हो गई काइटिनेशन प्रोसेस। तो स्टेट चेन में आपका प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया। ब्रांच चेन में 2 मेथाइल प्रोपेन या 2 डाईमेथाइल प्रोपेन। रिंग्स में आपका साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, साइक्लोब्यूटेन, ये रिंग्स शेप के बनेंगे। टेट्रावैलेंट नेचर में, टेट्रावैलेंट नेचर क्या है कि जैसे आपका क्लोरोएथेन हो गया, एथेनॉल हो गया और एथेनल हो गया। तो ये आपका कुछ एल्डिहाइड ग्रुप आपको बताया था कि फंक्शनल ग्रुप। एल्कोहल OH होता है, तो ये एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH
एल्डिहाइड CHO, इनके आपको करा रखा था। अब इसके बाद आइसोमर्स आता है। आइसोमर्स क्या है? तो कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड प्रॉपर्टीज आर नोन एज आइसोमर्स। आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके मतलब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो लेकिन उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, तो उसको हम कहते हैं आइसोमर्स। जैसे आपका एन ब्यूटेन हो गया, CH3 CH2 CH2, इसको आप एन ब्यूटेन का बना सकते हो, एन ब्यूटेन। अब हम थोड़ा इसको रिवाइज करते हैं। लाइट में आपने पढ़ा है लाइट में आपने पढ़ा है व्हाट इज लाइट। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ही फॉर्म होता है जो हमारी आइज को मतलब देखने में हेल्प करती है। लाइट, तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब किसी प्लेन मिरर से लाइट आए, टकराए, टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस चली जाए, तो इस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या है कि लाइट एक मीडियम से आके दूसरे मीडियम में चली जाती है, तो इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? जब लाइट रेज किसी प्लेन पर टकराएंगी, टकराने के बाद जिस मीडियम में आई हैं उसी मीडियम में बैक हो जाएं, तो उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। और जब मीडियम चेंज हो जाता है तो उसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, चैप्टर 10 हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर, दो टाइप के रिफ्लेक्शन आप पढ़ोगे। प्लेन मिरर में क्या है? प्लेन मिरर इज अ पीस ऑफ ग्लास। व्हाट इज प्लेन मिरर? पूछा जा सकता है कि प्लेन मिरर क्या है। तो ये आपने पढ़ा है कि जब कोई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, कोई प्लेन मिरर है, ये पॉलिश्ड होगा, नीचे पॉलिश है, ये लाइट रेज आई, टकराई, टकराने के बाद में उसी मीडियम में वापस चली गई। मान लो एयर में आई, एयर में ही वापस चली गई, तो इसको क्या बोलेंगे? जो रेज आती है इसको इंसिडेंट रेज बोलते हैं। इंसिडेंट रे, जो रेज आएगी जिस पॉइंट पर पड़ेगी इसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। और जो यहाँ टकराई तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जब ये बैक हो गई तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्ट हो गई तो रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया। यहाँ पर जहाँ ये पड़ेगा वो पॉइंट टकराएगी, इसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। यहाँ से एक हम नॉर्मल खींच लेते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस, ये हो गया नॉर्मल आपका, नॉर्मल। अब जो नॉर्मल और इंसिडेंट रेज के बीच में जो एंगल बनेगा इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कहेंगे। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बोलेंगे, आर बोलेंगे। तो यहाँ प्लेन मिरर के केस में एंगल आई बराबर होगा एंगल आर के, तो एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड, ये तो पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। सेकंड में क्या है? इंसिडेंट रेज, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये सब एक ही मीडियम में होंगी। ये तीनों, इंसिडेंट रेज, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही मीडियम में होंगी। अगर ये सारी प्रोसेस एयर में हो रही है तो एयर में ही होगा। नीचे यहाँ पॉलिश्ड है, एम एन कोई प्लेन मिरर है, एम एन मान लेते हैं, तो ये नीचे पॉलिश है, यहाँ रेज अंदर नहीं जाएगी। तो ये आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं कि इंसिडेंट रेज, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन सेम प्लेन, सेम मीडियम, एक ही मीडियम में लाइज करेंगे। तो यहाँ आपको ये नॉर्मल, ये आपका प्लेन मिरर हो गया एम एन, इंसिडेंट रेज, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला रूल हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के। दूसरा, ये आपका इंसिडेंट रेज, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के दो रूल्स हो गए। इसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको बता दिया। व्हाट इज, पूछा जाता है व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, 2 नंबर में पूछ सकते हैं, तो आप डेफिनेशन में लिख सकते हो कि देयर आर सम सरफेसेस which have ability to send the light back in the same medium which light strikes it. This phenomenon of sending the light back in the same medium by a surface is called reflection of light. So there are some surfaces which have ability to send the light back in the same medium when light strikes it. This phenomenon of sending the light back in the same medium by a surface is called reflection of light. अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा जाता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो द इंसिडेंट रेज,
the reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in a same plane, same medium. सेकंड था the angle of incidence is always equal to the angle of reflection, that is angle I is equal to angle R. अब इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है, तो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस या प्लेन मिरर से, तो इसमें वर्चुअल, वर्चुअल मतलब इमेजिनरी, एंड इरेक्ट, इरेक्ट मतलब वर्चुअल द इमेज दैट इज नॉट फॉर्म ऑन द स्क्रीन। वर्चुअल इमेज क्या होती है कि जो जिसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन ना कर पाए, स्क्रीन पर ना बने जो इमेज, तो उसको हम वर्चुअल बोलते हैं। तो प्लेन मिरर से हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल मतलब इमेजिनरी इमेज बनेगी, और इरेक्ट बनेगी, इमेजिनरी एंड इरेक्ट या वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। तो वर्चुअल का मतलब क्या हुआ, द इमेज दैट इज नॉट फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, ऐसी इमेज जिसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। और लिटरली इन्वर्टेड बनेगी, लिटरली इन्वर्टेड, इसका मतलब लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू ऑन द राइट साइड ऑफ द इमेज। अगर हम अपना लेफ्ट हैंड दिखाएंगे तो उधर राइट हैंड दिखाई देगा, राइट हैंड दिखाएंगे तो लेफ्ट हैंड दिखाई देगा प्लेन मिरर से। अगर हम अपना लेफ्ट हैंड आगे करेंगे तो राइट हैंड दिखाई देगा, राइट हैंड करेंगे तो लेफ्ट हैंड दिखाई देगा। तो इसका मतलब द लिटरली इन्वर्टेड, इसको बोलते हैं लिटरली इन्वर्टेड, इसका मतलब लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द राइट साइड ऑफ इमेज। तो लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन राइट साइड ऑफ द इमेज को लिटरली इन्वर्टेड कहा जाता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हो द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जितने साइज की ऑब्जेक्ट होगी उतने ही साइज की इमेज बनेगी। तो द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मान लो 3 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट है, मार्कर 3 सेंटीमीटर है, जो हम प्लेन मिरर से बनाएंगे तो ये इमेज मान लीजिए कितना होगा, लगभग 6-7 सेंटीमीटर है, तो ये 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी इमेज भी 7 सेंटीमीटर बनेगी अगर हम प्लेन मिरर के सामने रखेंगे। तो जितने साइज की ऑब्जेक्ट होगी उतने ही साइज की इमेज बनेगी। फोर्थ पॉइंट में आप लिख सकते हो द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार एज बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ इट। किसी प्लेन मिरर के सामने, जैसे प्लेन मिरर है तो इसके सामने अगर जितनी दूर आप ऑब्जेक्ट रखोगे इमेज भी उतनी ही पीछे बैक में बनेगी मिरर के। तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखोगे मिरर से उतनी ही पीछे बैक में इमेज बनेगी। तो यहाँ पर द इमेज फॉर्म्ड एज एंड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज फ्रंट ऑफ इट। फिर स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर दो पार्ट्स, स्पेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक तो कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। तो इट इज अ पार्ट ऑफ हॉलो, स्पेरिकल मिरर है क्या, इसके डेफिनेशन पूछा जा सकता है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ हॉलो ग्लास, it is a part of hollow glass sphere whose one surface is polished, it is a part of hollow glass, ठीक, whose one surface is polished। तो दो टाइप के स्पेरिकल मिरर होते हैं, नंबर 1 कॉनकेव मिरर, नंबर 2 कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में स्पेरिकल मिरर whose outer surface is polished। कॉनकेव मिरर क्या है, ऐसा स्पेरिकल मिरर जिसका आउटर सरफेस पॉलिश्ड हो और इनर या कॉनकेव साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। और कॉनकेव मिरर एक स्पेरिकल मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, कर्व्ड इनवर्ड्स होता है। ये इस टाइप से बनेगा, आप देख सकते हो इमेज में। ये कॉनकेव मिरर हो गया, दिखाई दे रहा है बेटा नितिन? यस सर, दिख रहा है। हाँ, ये कॉनकेव मिरर है जिसका आउटर सरफेस पॉलिश्ड हो और इनर सरफेस क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। इनर सरफेस अंदर का पोर्शन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो और आउटर सरफेस क्या हो, पॉलिश्ड हो। बाहरी सरफेस पॉलिश्ड हो और इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, तो उसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स में क्या होता है, ये कॉन्वेक्स हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर जिसका इनर सरफेस पॉलिश्ड हो, इसका उल्टा होता है, जिसका इनर सरफेस पॉलिश्ड हो और आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। तो इसका इनर सरफेस क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, और आउटर सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो ये कॉन्वेक्स हो गया, कॉन्वेक्स मिरर, सो हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और ये होता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर
कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक, तो कॉन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में क्या है कि इसका जो आउटर सरफेस होता है ये पॉलिश्ड होता है कनकेव का, और इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। कॉन्वेक्स मिरर में जो इनर सरफेस है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, CONVEX, कॉन्वेक्स मिरर। दिखाई दे रहा है जो लिख रहा हूं? यस सर दिख रहा है। हाँ, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ ये आपका स्फेरिकल मिरर के दो टाइप के होते हैं, एक तो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। इट इज अ स्फेरिकल मिरर हुज आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड एंड इनर या कनकेव साइड इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस वाले केस में अ कॉनकेव मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स। और कॉन्वेक्स मिरर में इट इज अ स्फेरिकल मिरर हुज इनर सरफेस इज पॉलिश्ड and outer side या convex side is the reflecting surface. A convex mirror is a spherical mirror whose reflecting surface is curved outwards. ये inwards होता है और ये outwards होता है, inwards outwards। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ये आपका दो टाइप के लेंस, इसके यूजेस पूछे जाते हैं। तो यूजेस आप कॉनकेव मिरर, इसके यूज क्या है कॉनकेव मिरर के? तो इट इज यूज एज अ शेविंग मिरर बिकॉज when it is placed close to the face it forms a large image। तो कॉनकेव मिरर शेविंग मिरर में यूज किया जाता है क्योंकि जब हम इसके क्लोज जाते हैं, अपने फेस को ले जाते हैं, तो ये लार्ज इमेज देता है। और ये सोलर हीटिंग डिवाइसेस में यूज किया जाता है कॉनकेव मिरर, जैसे सोलर कुकर हो गया। इट कन्वर्जेस सन रेज ओवर ए स्मॉल एरिया टू प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर। ये छोटे एरिया में सन के लिए रेज को लेगा और हीट कर देगा, हाई टेम्परेचर बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा। और ये सिक्योरिटी चेकिंग पर्पजेज के लिए भी यूज किया जाता है। सिक्योरिटी चेकिंग पर्पजेज के लिए भी कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर ऑटोमोबाइल्स में यूज किया जाता है क्योंकि ये इरेक्ट इमेज देता है और डिमिनिश्ड इमेज देगा, वाइडर फील्ड व्यू भी देता है। और स्ट्रीट लाइट में कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाएगा, स्ट्रीट लाइट में। तो यहाँ मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला ये भी एक नंबर में आते हैं कि व्हाट इज मिरर फार्मूला, व्हाट इज लेंस फार्मूला। तो आपको पता है मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और f फोकल लेंथ है। ये आपका मिरर फार्मूला हो गया। लेंस फार्मूला में आपको 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, या ये आपका लेंस फार्मूला है। तो इस सब चीज को छोटे छोटे क्वेश्चन इससे बनते हैं। मैग्निफिकेशन, व्हाट इज मैग्निफिकेशन? तो मैग्निफिकेशन क्या है और पावर ऑफ लेंस क्या होता है? तो मैग्निफिकेशन आपको बताया था कि हाइट, इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट के रेशियो को मैग्निफिकेशन कहा जाता है। मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज इमेज हाइट अपॉन में ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज हाइट को ऑब्जेक्ट हाइट से डिवाइड करो तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू इमेज हाइट मतलब HI अपॉन में ऑब्जेक्ट हाइट HO। तो HI अपॉन में HO इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज रेशियो बिटवीन इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक, तो यहाँ हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को मैग्निफिकेशन कहा जाएगा। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m बराबर v/u, m इज इक्वल टू v/u। v ये आपकी इमेज डिस्टेंस है और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन आप समझ सकते हो। द मैग्निफिकेशन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट। द मैग्निफिकेशन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज। तो मैग्निफिकेशन इज एक्सप्रेस्ड बाय द रेशियो ऑफ द इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। m इज इक्वल टू इमेज हाइट आपको लिख दिया HI अपॉन में HO। Magnification is also related to the object distance u and image distance v by the relation m is equal to image distance divided by object distance, m is equal to v by u या m is equal to HI upon o और HO। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ जाती है तो इमेज आपकी वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। और अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव आ जाती है तो इमेज आपकी रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। तो अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव आ जाए तो इमेज, ऑब्जेक्ट की इमेज रियल और इन्वर्टेड होती है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ जाए तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होती है। इसके बाद पावर ऑफ ए लेंस आता है। तो व्हाट इज पावर ऑफ ए लेंस?
पावर ऑफ लेंस किसको कहते हैं? तो मैंने बताया था कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ ए लेंस। तो द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज अ बीम ऑफ लाइट रेज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर। तो जो लेंस की एबिलिटी है, कन्वर्जिंग एबिलिटी हो चाहे डाइवर्जिंग एबिलिटी हो, जो लाइट रेज आती है तो उसको जो एबिलिटी होती है मतलब लेंस की, चाहे कन्वर्ज करने की चाहे डाइवर्ज करने की, कि वो बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर सके या डाइवर्ज कर सके, तो उसको हम पावर ऑफ लेंस के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। अब पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ को पावर ऑफ लेंस कहते हैं। तो आप इसको P इज इक्वल टू 1/f, P इज इक्वल टू 1/f। P क्या है? पावर ऑफ लेंस, और F क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ अगर मीटर में मेजर किया जाए तो पावर ऑफ लेंस की यूनिट डायोप्टर होती है, डायोप्टर। अगर ये डायोप्टर इसकी होगी, पावर ऑफ लेंस की यूनिट डायोप्टर होगी अगर फोकल लेंस मीटर में मेजर किया जाए। अब 1 डायोप्टर एसआई यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। आप लिख सकते हो कि एसआई यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, डायोप्टर होती है एसआई यूनिट। अब 1 डायोप्टर की डेफिनेशन पूछा जाता है, व्हाट इज 1 डायोप्टर ऑफ पावर। तो अगर फोकल लेंथ 1 मीटर हो जाए तो पावर क्या होगी? 1 डायोप्टर हो जाएगी, 1/1। तो 1 हो गई, पावर इज इक्वल टू 1 डायोप्टर हो जाएगी। कब? जब फोकल लेंथ 1 मीटर हो। तो यहाँ पर आप 1 डायोप्टर के डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। अगर फोकल लेंथ 1 मीटर है तो यहाँ 1/1 हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर लेंसेस, 2 या 2 से ज़्यादा लेंसेस की पावर को जोड़ा भी जा सकता है। तो अगर लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे जाएं तो ये कंबाइंड हो जाएंगे। कंबाइंड लेंस की पावर जो होगी वो इनके इक्वल सम के, सभी लेंस के इंडिविजुअल लेंसेस के पावर के सम के बराबर हो जाएगी। तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 ऐसे डैश 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 कहाँ तक? Pn तक। अगर n लेंसेस को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा जाएगा तो इनकी जो इक्विवेलेंट पावर आएगी सभी लेंसेस की पावर का एडिशन होगी। तो आप इसको लिख सकते हो कि 2 or more lenses are placed together to form a combined lenses, then the power of this combined lenses is equal to the sum of the powers of individual lenses। तो इसको आप P is equal to P1 plus P2 plus P3 plus P4 प्लस Pn, ऐसे n लेंसेस को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा जाएगा तो इंडिविजुअल लेंसेस की पावर को ऐड करो तो इक्विवेलेंट। अब हम अगला चैप्टर थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड क्या है? ह्यूमन आई आपने ये चैप्टर मैंने कराया था पिछले लेक्चर में। तो ह्यूमन आई के वेरियस पार्ट्स भी बताया था, उनके फंक्शंस भी बताया था। ह्यूमन आई के वेरियस अलग अलग पार्ट्स और उनके फंक्शंस के बारे में बताया था। तो आप रेटिना, कोर्निया, एक्वायरस ह्यूमर, आई लेंस, प्यूपिल, सिलरी मसल्स, आइरिस, ऑप्टिक नर्व्स, ये सब क्या है? आई के पार्ट्स हैं। अब इनके फंक्शंस, रेटिना का क्या फंक्शन है? तो रेटिना में आप लिख सकते हो, ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेटिना। तो इट इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन इनसाइड द आई ऑन विच इमेज इज फॉर्म्ड। तो इट इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन इनसाइड द आई। आई के अंदर एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है जिस पर इमेज बनती है। रेटिना पर क्या बनती है? वो इन्वर्टेड इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो इट इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन इनसाइड द आई ऑन विच इमेज इज फॉर्म्ड। इट कंटेन्स रॉड्स एंड कोन्स। कोर्निया, कोर्निया क्या है? इट इज अ थिन मेम्ब्रेन विच कवर्स द आई बॉल। इट एक्ट लाइक ए लेंस विच रिफ्लेक्ट द लाइट एंटरिंग द आई। एक्वायरस ह्यूमर, थर्ड पार्ट इसका एक्वायरस ह्यूमर है। इट इज अ फ्लूइड विच फिल्स द स्पेस बिटवीन कोर्निया एंड आई लेंस। कोर्निया और आई लेंस के बीच में जो फ्लूइड होगा, जो फिल करता है, जो स्पेस को भरता है, वो फ्लूइड को एक्वायरस ह्यूमर कहा जाता है। आई लेंस क्या है? तो आई लेंस में इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। आई लेंस कैसा होगा? कॉन्वेक्स लेंस। तो इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल जेली लाइक मटेरियल। इट्स कर्वेचर कैन बी एडजस्टेड विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स। व्हाट इज प्यूपिल? प्यूपिल क्या है? इट इज अ होल इन द मिडिल ऑफ आइरिस। इरिस के मतलब मिडिल में एक होल होता है, उसको प्यूपिल कहते हैं। तो प्यूपिल क्या है? इट इज अ होल इन द मिडिल ऑफ आइरिस थ्रू विच लाइट इंटर्स द आई। इट अपीयर्स ब्लैक बिकॉज लाइट फॉलिंग ऑन इट गोज इनटू द आई एंड डज नॉट कम बैक। तो प्यूपिल ये एक होल होती है जो मतलब मिडिल में, आइरिस के मिडिल में पाई जाती है। तो इट इज अ होल इन द मिडिल ऑफ आइरिस
थ्रू विच लाइट इंटर्स द आई, इसके थ्रू ही लाइट आइज में इंटर करती है। इट अपियर्स ब्लैक, ये काली होती है, क्यों? क्योंकि इस पर लाइट फॉल करती है और वापस नहीं आती है। तो बिकॉज लाइट फॉलिंग ऑन इट गोज इनटू द आई एंड डज नॉट कम बैक। सिलरी मसल्स, इनके फंक्शन क्या है सिलरी मसल्स के? तो दीज आर द मसल्स विच आर अटैच्ड टू आई लेंस, these are the muscles which are attached to eye lens and can modify the shape of eye lens which leads to the variation in focal length। फिर आयरिस क्या है? इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट। आयरिस का क्या काम है? ये जो लाइट आती है आइज में, जो लाइट आती है उसको कंट्रोल्स करती है और प्यूपिल की साइज को चेंज कर देती है। प्यूपिल की साइज को चेंज करेगी और ये कंट्रोल्स करेगी जो आइज में लाइट आती है। तो आइरिस का काम क्या है? इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाई चेंजिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। ऑप्टिक नर्व्स, अगला पार्ट आपका ऑप्टिक नर्व्स है। तो व्हाट इज ऑप्टिक नर्व्स? तो दीज आर द नर्व्स विच टेक द इमेज टू द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ये एक ऐसी नर्व्स होती हैं जो ब्रेन तक इमेज को पहुंचाती हैं। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में ब्रेन तक इमेज को पहुंचाने का काम ऑप्टिक नर्व्स का होता है। तो दीज आर द नर्व्स विच टेक द इमेज टू द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। तो द ह्यूमन आई इज रफली स्फेरिकल इन शेप विद डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। ह्यूमन आई का जो आई का डायमीटर होता है स्फेरिकल शेप का होता है और ये 2.3 सेंटीमीटर का होता है। इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ लिविंग टिश्यूज। इट कंसिस्ट ऑफ convex lens made up of living tissues. Human lenses are living organs contrary to the simple optic lenses. The following table lists the main parts of the human eye and their respective function. इनके अलग अलग। अब यहाँ डिफेक्ट ऑफ लाइट, तो आइज के डिफेक्ट के बारे में आपको मैंने बताया कि मायोपिया, प्रेसबायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। तो डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन में मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस कहा जाता है, इनके करेक्शंस भी आपको बताया था। हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटेडनेस कहा जाता है और एक तीसरा प्रेसबायोपिया होता है। मायोपिया में क्या है कि जो नज़दीक की चीज़ें होती हैं वो क्लियरली दिखाई देती हैं और दूर की चीज़ें क्लियरली दिखाई नहीं देती हैं। तो इस डिफेक्ट को मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस कहा जाता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन ह्यूमन आई ड्यू टू विच अ पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट ही कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। मायोपिया इज ड्यू टू, किसके कारण होती है? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया या इलोंगेशन ऑफ आई बॉल्स, दो ही होते हैं इसके। इसके बाद में इनके करेक्शन बताया था। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में लॉन्ग साइटेडनेस कहा जाता है इनको। इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन ह्यूमन आई ड्यू टू विच ये पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट प्रॉपरली बट कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली।